हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। उसमें पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक हमने डिस्कस किया। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 7 में ऑब्स्टेट्रिकल शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जब पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने पार्ट 1 में वासा प्रीविया के बारे में डिस्कस किया, पार्ट 2 में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पार्ट 3 में कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट 4 में शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट 5 में रप्चर ऑफ यूट्रस एंड पार्ट 6 में एक्यूट इन्वर्जन ऑफ यूट्रस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल शॉक। ऑब्स्टेट्रिकल शॉक क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें मेनली प्रेगनेंसी की कंडीशन में कौन से शॉक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए मदर को किस तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो है हम फॉलो करते हैं और क्या मैनेजमेंट उसके लिए बेस्ट रहेगा, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिकल शॉक के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्स्टेट्रिकल शॉक जिसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन की है। Shock is defined as a state of circulatory inadequacy with poor tissue perfusion resulting in generalized cellular hypoxia leading to dysfunction of organs and cells। देखिए शोक में क्या होता है, शोक अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है और उसके अलावा इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इंटरनल सेल्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं, कोलैप्स हो सकती हैं। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से, यानी कि एक डिसफंक्शनल प्रॉपर्टीज की वजह से जो टिश्यूज हैं, सेल्स जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, अपने नॉर्मल फंक्शन मैनर में नहीं रहती हैं, अपने नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है वो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म क्या हो जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, जिसकी वजह से शॉक डेवलप होता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करें कि इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये 4 टाइप के शॉक होते हैं, जिसमें पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है न्यूरोजेनिक एंड फोर्थ है सेप्टिक शॉक। जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक जो है वो प्रेगनेंसी और चाइल्ड प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर या फिर सिजेरियन सेक्शन के दौरान होने वाले मोस्टली जो शॉक हैं वो कौन से हैं, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक, जो हमें ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक द रिजल्ट ऑफ ए रिडक्शन इन इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है, उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। उस कमी को ही हम क्या कह रहे हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक कौन कौन सी कंडीशंस में हमें हेमरेजिक शॉक देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जैसे कि देखिए एसोसिएटेड विद पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज के केस। हाँ, पोस्टपार्टम हेमरेज के केस में सर हमें जो है हेमरेजिक शॉक देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज का जो कोज है, कॉजेटिव फैक्टर है, यानी कि सबसे बड़ा जो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो कारण है वो है हेमरेज। ठीक है, तो हेमरेज हुआ और हेमरेज की कंडीशन से एमएमआर की जो रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, डेथ रेट जो है मदर की, वो क्या रहती है, हेमरेजिक शॉक की वजह से ही रहती है। उसके बाद
और देखें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी जो है वो ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में, अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में, और रप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्राइन रप्चर हो गया, उस कंडीशन में जो है हमें हेमरेजिक शॉक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कोई ऑब्स्टेटिकल सर्जरी की जा रही है, उसमें अगर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें हेमरेजिक शॉक देखने को मिल सकता है, जिसमें कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड लेवल पे कि फ्लूइड लॉस शॉक क्या होता है, तो फ्लूइड लॉस शॉक का मतलब है कि हमारी बॉडी से फ्लूइड निकला है। अब फ्लूइड किस मैनर में निकला है, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया है, यहाँ पे एक्सेसिव डायरिया हो गया है, या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई है, या डायूरेसिस की कंडीशन बन गई है। डायूरेसिस की कंडीशन में किडनी जो है वो ज्यादा क्या करने लग गई है, अपनी फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर दिया किडनी ने, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, एक्सेसिव यूरिनेशन होने लग गया, तो डायूरेसिस की कंडीशन हो गई। उसके अलावा टू रैपिड रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बैग ऑफ मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, तो एक्सेसिव लीकेज की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, उसकी वजह से क्या आ सकता है, फ्लूइड लॉस शॉक देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर। थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है सुपाइन हाइपोटेंशन शॉक। सुपाइन हाइपोटेंशन शॉक, इसमें नाम से पता चल रहा है कि मदर जो है सुपाइन पोजीशन में लेटी रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में हाइपोटेंशन शॉक देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, जब प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर जब रहती है मदर, तो प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का कई बार क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा के ऊपर क्या आ जाता है, कंप्रेशन पड़ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है फर्दर आगे की तरफ नहीं हो पाती है और हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, सुपाइन हाइपोटेंशन शॉक। और इसके अलावा देखें तो फोर्थ कंडीशन में आता है शॉक एसोसिएटेड विद डीआईसी, यानी कि डीआईसी के जो केस हैं, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर शॉक डेवलप होता है तो वो उस ऐसे जो केस होते हैं, जैसे कि स्टिल बर्थ का केस है, तो स्टिल बर्थ के केस में हमें ये शॉक जो है कॉमनली हमें देखने को मिलता है। स्टिल बर्थ का मतलब ये है कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में अगर फीटस क्या हो रहा है, डेड हो रहा है। अगर फीटस क्या हो रहा है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में डेड हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में स्टिल बर्थ का ही हम दूसरा नाम जो है यहाँ पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इंट्रा यूटराइन डेड फीटस सिंड्रोम। इंट्रा यूटराइन यानी कि यूट्रस के अंदर डेड फीटस सिंड्रोम, फीटस की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंट्रा यूटराइन फीटल डिमाइस, IUFD से इसको डिनोट करते हैं। और ये तीनों जो है वो तीनों जो है एक ही चीज है। इंट्रायूट्राइन डेड फीटस सिंड्रोम बोल दो, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस बोल दो, या फिर स्टिल बर्थ बोल दो, बात एक ही है। यानी कि 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में फीटस अगर डेड हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टिल बर्थ या IUFD। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई शॉक डेवलप होता है DIC की कंडीशन में, तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक की कैटेगरी में जाएगा। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा जो आता है वो आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा कि कार्डियक एक्टिविटी जो है, यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती हैं, अल्टर हो जाती हैं। अब हार्ट की एक्टिविटी अगर अल्टर होती हैं तो हार्ट जो है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो क्या नहीं हो पाएगी, प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाएगी। तो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कार्डियोजेनिक शॉक की। तो देखिए कि मान लीजिए कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है मदर के अंदर, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, और उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो इजैकुलेट भी नहीं कर पाएगा ब्लड को। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजैकुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या नहीं कर पाता, ब्लड को इजैकुलेट नहीं कर पाता।
तो ये कंडीशंस जो हैं आपको कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कार्डियोजेनिक शोक होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, लाइक कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन हो गई, हार्ट में स्वेलिंग आ गई किसी वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड की फीलिंग होती है कहाँ से होगी, वो जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो इसकी जो फीलिंग है उस फीलिंग में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग अगर फेल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन जो है हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, एक तो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन में, एक हमें देखने को मिलेगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशंस अगर होती हैं तो ऐसी कंडीशन में कार्डियोजेनिक शोक होने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ थर्ड जो शोक का टाइप है वो है न्यूरोजेनिक शोक। न्यूरोजेनिक शोक जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सीएनएस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसके अंदर हम बात करें कि केमिकल इंजरी, अब केमिकल इंजरी किस तरीके की केमिकल इंजरी, हाँ केमिकल इंजरी जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट है बॉडी के, कुछ हार्मफुल जो क्या है HCl वगैरह है, ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट है, तो ये क्या कर जाता है, पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। तो एस्पिरेट करने की कंडीशन में केमिकल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलेगी, ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, जब जनरल एनेस्थीसिया लगाते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया के लगाने के बाद में मोस्टली क्या होता है कि सलाइवरी सिक्रीशंस और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो क्या कर जाता है, पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में केमिकल इंजरी हो सकती है और केमिकल इंजरी जो है वो किसको प्रमोट करेगी, न्यूरोजेनिक शोक को प्रमोट करेगी। उसके अलावा कोई ड्रग इंड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ ही अगर मान लीजिए कि अगर कोई ड्रग जो है, हार्मफुल ड्रग्स जो है वो क्या कर रही हैं, बॉडी के अंदर जो है क्या कर रही है, इम्बैलेंस मैनर में जा रही हैं। तो इम्बैलेंस मैनर में जा रही हैं तो वो भी किसको डिनोट कर सकती है, किसको प्रमोट कर सकती है, वो न्यूरोजेनिक शोक को प्रमोट कर सकती है। तो ड्रग इंड्यूस्ड भी जो है यहाँ पे न्यूरोजेनिक शोक हमें देखने को मिल सकता है। ये सारा पोर्शन जो है वो मेडिकल सर्जिकल के अंदर आता है। उसी के साथ हम बात करें सेप्टिक शोक की, तो सेप्टिक शोक जो है वो क्या है, सेप्टिक शोक में क्या होगा, सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से अगर शोक डेवलप हुआ है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शोक। अब सेप्टिक शोक कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन में हमें सेप्टिक शोक देखने को मिल सकता है। कोरियो एमनियोनाइटिस, कोरियन और एमनियन मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है, या पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो गई है, या एंड रेयर पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद में क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कौन सा शोक देखने को मिल सकता है, सेप्टिक शोक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ ही हाइपोवोलेमिक शोक भी डेवलप हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करें तो कार्डियोजेनिक और सेकेंडरी लेवल पे हाइपोवोलेमिक शोक देखने को मिलेगा, जो कि सेलुलर कंपोनेंट भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने चारों की डेफिनेशन हमने देख ली। हमने हाइपोवोलेमिक शोक देखा, इसके टाइप देखे, कार्डियोजेनिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक और सेप्टिक शोक। इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेगनेंसी की जो स्टेट है, प्रेगनेंसी की स्टेट में हाइपोवोलेमिक शोक और सेप्टिक शोक जो है वो क्या रहते हैं, इनकी अकरेंस ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोवोलेमिक शोक प्रेगनेंसी स्टेट में, तो उसमें क्या उसका मैनेजमेंट किया जाए हाइपोवोलेमिक शोक का। तो हाइपोवोलेमिक शोक अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट रिससिटेशन करना पड़ेगा। मदर को रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिससिटेट करना पड़ सकता है। अगर मदर की ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, मदर वर्सन हो रही है, ठीक है, और उसके अलावा जो है कोई डैमेज हो चुका है मदर के यूट्रस में, फीटल डिमाइस की कोई कंडीशन बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रिससिटेट करना पड़ेगा मदर को। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ हम गाइडलाइंस यूज करते हैं जो कि CPR टेक्निक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर आती हैं।
एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो इसमें जो है हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर पहले आता है मेंटेन द एयरवे। तो पहले हम क्या करेंगे, मदर का जो एयरवे है, जो एयरवे है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो मदर जो है वो अगर सीवियरली कोलैप्स हो चुकी हैं, उसको प्रॉपर ब्रीथिंग वो नहीं ले पा रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग अगर हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम उसको क्या करेंगे, उसके एयरवे को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। शी शुड बी टर्न ऑन टू हर साइड एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। हम मदर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कितना करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन 6 to 8 लीटर पर मिनट। एक मिनट में कितने लीटर तक फ्लो करवाना है ऑक्सीजन को, 6 to 8 लीटर। एंड इफ शी इज अनकॉन्शियस, अगर वो अनकॉन्शियस है, अगर फिर भी अनकॉन्शियस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन बचेगा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ईटी इंट्यूबेशन करवाएंगे, और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बाद में उसको वेंटिलेटर पे लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो मेंटेन द एयरवे। तो इस तरीके का पहला जो मैनेजमेंट हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे मेंटेन द एयरवे, जिसके अंदर अगर सीवियरली कोलैप्स है तो मदर का ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन 6 to 8 लीटर पर मिनट, एंड इफ शी इज अनकॉन्शियस देन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में बी नेसेसरी एंड देन कनेक्ट टू द वेंटिलेटर। सेकंड जो इसके अंदर अगर हम बात करें कि हम क्या करेंगे, सेकंड मैनेजमेंट में हमने मेंटेन द एयरवे, एयरवे मेंटेन कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस द फ्लूइड। जो फ्लूइड गया है बॉडी से उसको क्या करना है, अब रिप्लेस भी करना है। तो रिप्लेस करने के लिए अगर ब्लड एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसका क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और उसको क्रॉस मैचिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड अरेंज करवा के रखना पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे ब्लड अरेंज करवा के रखने के लिए उससे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल को वहां पे कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल को लेकर के क्रॉस मैचिंग के लिए भेजेंगे, और ब्लड को क्या करवाएंगे, वहां पे अवेलेबल करवाएंगे। और दूसरी चीज की आईवी फ्लूइड भी वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तीसरी जो कंडीशन है, अवॉइड वार्मथ, यानी कि मदर को जो है हमें गर्मी से बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई जो है वो क्या हो चुकी हैं, कॉन्स्ट्रक्ट हो चुकी हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं, क्योंकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो बॉडी की होती है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में पेरिफेरल जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट मैनर में आ जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में बीपी जो है वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो ऐसी कंडीशन में हम मदर को क्या नहीं देंगे, गर्मी प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि उसको गर्मी से बचाना है। तो कीपिंग द मदर वार्म में इंटरफेयर विद द रेस्पॉन्स। ठीक है, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ हेमरेज। ठीक है, तो हेमरेज की कंट्रोल ऑफ हेमरेज, उसको हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि हेमरेज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और शॉक को होने से बचाएगा। तो उसके लिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे आर्टेरियल लाइगेशन हो गया, बी लिंच प्रोसीजर हो गया, इसके अलावा जो है हीमोस्टैटिक सूचरिंग हो गई, ये सारा सब कुछ जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम परफॉर्म करेंगे जहां से ब्लीडिंग हो रही है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे कोएगुलेटिव ड्रग्स दी जाएंगी जो कि क्या करेगी, ब्लीडिंग को रोकेगी। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें कि कैसे मदर को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर मदर जो है अनकॉन्शियस है तो उसका प्रॉपरली हमें क्या करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे चेक करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमें ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा हमें चेक करना पड़ेगा। तो ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्शियसनेस मदर का चेक करेंगे। और क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ ही जो है मदर का क्या करना है, साइन ऑफ रेस्टलेसनेस हमें यहाँ पे असेसमेंट करना है। और उसके अलावा कंफ्यूजन की स्टेट अगर आ रही है मदर की तो वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। और जल्द से जल्द हमें किसको बताना है, ऑब्स्टेट्रिशियन और फिजिशियन को बताना है।
और उसके अलावा क्या करना है, मॉनिटर द बीपी एवरी 30 मिनट और कंटिन्यूसली बीपी जो है हर 30 मिनट के अंतराल से जो है हमें चेक करनी है। उसके अलावा स्किन कलर जो है मदर का वो चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर हमें चेक करना है, फ्लूइड बैलेंस की एडिक्वेसी के लिए, जिससे कि सर्कुलेटिंग जो वॉल्यूम है उसको हम मेंटेन कर सकें। उसके अलावा जो है वॉच फॉर अकरेंस ऑफ एनी फर्दर ब्लीडिंग, अगर कोई दूसरी जगह से अगर ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी साइड से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका भी हमें पता लगाना है, उसको भी हमें देखना है। और उसके अलावा क्या करेंगे, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चार्ट हमें मेंटेन करना है, जिससे कि हम मदर की प्रीवियस कंडीशन को देखते हुए अब जो फर्दर हम मैनेजमेंट दे रहे हैं उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सकें और बेटर जो मैनेजमेंट जो है वो मदर के लिए कर सकें। तो द मदर में बी ट्रांसफर टू क्रिटिकल केयर, और क्या कर सकते हैं, मदर को अगर फर्दर और अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हमें देना है तो उस मदर को जो है हम क्रिटिकल केयर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सेप्टिक शॉक की, तो सेप्टिक शॉक क्या है, सेप्टिक शॉक अभी जैसे मैंने आपको बताया तो इसमें लिखा हुआ है कि द प्लेसेंटल साइट इज द मेन पॉइंट ऑफ द एंट्री फॉर इंफेक्शन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को अगर हम देखें कि इसमें जो मोस्टली जो एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है प्लेसेंटल साइड जो है वो यहाँ पे क्या रहती हैं, अफेक्टेड रहती हैं। सेप्टिक यानी कि इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो प्लेसेंटल साइड पे ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें क्लिनिकल साइंस ऑफ सेप्टिक शॉक की अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज के अंदर हमें जो है मार्क्ड फ्लशिंग ऑफ द फेस, मदर जो है वो उसका जो फेस है वो फ्लश्ड हो सकता है, स्किन जो है वो कैसी दिख सकती है, हमें वार्म दिखाई दे सकती है, ठीक है, एकदम गर्म, जिसमें कि टेम्परेचर जो है हमें पता है कि इन्फेक्शन के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर जो है हमें 101 डिग्री फॉरेनहाइट टू 105 डिग्री फॉरेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो अगर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, उसके अलावा देखें तो टैकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ सकती है और टैकीपनिया, रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी बढ़ सकती है, राइगर्स की कंडीशन हो सकती है, मदर को फीवर के साथ चिल्स भी आ सकती है, ठीक है, बॉडी जो है वो कैसी कंडीशन में जा सकती है, कंपकपी भी हो सकती है मदर को, ठीक है। ऐसी कंडीशन के साथ साथ ही हेमरेज जो है वहाँ पे प्रेजेंट है और तो वो भी देखना है कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही टोटली, ठीक है। और उसके साथ ही अगर देखें तो वेजोडाइलेटेशन, कंटिन्यूअस हाइपोटेंशन लीड्स टू किडनी डैमेज। अगर प्रॉपर अगर हम देखें कि गर्मी की वजह से क्या हो गया है, मदर की जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन में चली गई है, वेजोडाइलेटेशन हो गया है पूरी बॉडी में, पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन, ऐसी कंडीशन में मदर में क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में किडनी डैमेज हो सकती है। और ये किडनी डैमेज हो जाएगी तो जो है जीएफआर की रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओलिगोयूरिया की कंडीशन बन सकती है। और इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, इफ द शॉक कंडीशन डज नॉट इंप्रूव, अगर शॉक की कंडीशन को इंप्रूव नहीं किया गया, तो शॉक की कंडीशन को अगर यहाँ पे इंप्रूव नहीं किया गया तो पेशेंट जो है वो इरिवर्सिबल शॉक में जा सकता है, शॉक वापस जो है वो डेवलप हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द शॉक का मैनेजमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है कि शॉक अगर आपने इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया तो पेशेंट जो है वो साइनोटिक कंडीशन में जा सकता है, साइनोटिक अपीयरेंस देखने को मिल सकती है, इसमें कि बॉडी जो है वो कूल एंड काल्म हो जाएगी, जिसमें मदर की जो कंडीशन है वो कैसी हो सकती है, साइनोटिक अपीयरेंस में जा सकती है। ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर एक्सेसिवली ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो और क्या हो सकता है, एनूरिया की कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है, एनूरिया की कंडीशन बन सकती है, किडनी जो है फेल हो चुकी है और ऐसी कंडीशन में किडनी जो है प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है तो यूरिन एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, तो एनूरिया की कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कार्डियक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है कार्डियक जो फंक्शनिंग है वो भी अल्टर रहेंगी और रेस्पिरेटरी फंक्शन जो वो भी क्या रहेंगे, अल्टर रहेंगे, और कोमा की कंडीशन में भी मदर जा सकती है। उसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, सेप्टिक शॉक के साथ साथ हमें जो है डीआईसी यानी कि डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी देखने को मिल सकती है, अगर अंदर कहीं क्लॉट्स वगैरह हो गए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन भी यहाँ पे बन सकती है। और इसके अलावा अगर देखें तो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर भी हमें देखने को मिल सकता है, एक से ज्यादा ऑर्गन अगर अफेक्ट
अफेक्ट हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक से ज्यादा ऑर्गन क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे और ऑर्गन फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है। और क्या होगा, मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, उसमें भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है आईवी इंट्रावेनसली हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। और सेंसिटिविटी, जिस तरीके की सेंसिटिविटी हुई है उस तरीके की एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा हम बात करें कि आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आईवी फ्लूइड भी हमें स्टार्ट करने हैं सेप्टिक शॉक की कंडीशन में, हेमरेजिक शॉक की कंडीशन में, हाइपोटेंशन हो रहा है, मदर को बीपी फॉल हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि बीपी वगैरह मेंटेन हो जाए और कार्डियक एक्टिविटी भी क्या हो जाए, कहीं ना कहीं किसी हद तक क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं आईवी फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें लिबरल इन्फ्यूजन और बीटी। लिबरल इन्फ्यूजन के अंदर जो है हम यहाँ पे जो फ्लूइड्स वगैरह हैं जो कि डायरिया, वॉमिटिंग और ऐसी कंडीशंस में दिए जाते हैं, आरएल और एनएस वगैरह जो भी कंडीशन है, आरएल और एनएस जो नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर नीड हुई तो डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये लिबरल इन्फ्यूजन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और फर्दर मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो करेक्शन ऑफ एसिडोसिस जो हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंट्राविनसली। और क्या करेंगे, बीपी को मेंटेन करने के लिए आइनोट्रोपिक एजेंट यहाँ पे देंगे। आइनोट्रोपिक एजेंट में एड्रेनलिन हम दे सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, डोबुटामाइन, ये दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा वेजोडाइलेटर ड्रग्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, नाइट्रोग्लिसरीन है, डायूरेटिक्स हैं, ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि पल्मोनरी इडिमिया को क्या करेगी, कम करेगी, जिससे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी में कोई प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, और उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक क्या करेगी, वो रेड्यूस करने की कोशिश करेगी। और क्या दे सकते हैं, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं यहाँ पे देंगे तो ये क्या करेंगे, एंटी एंडोटॉक्सिन इफेक्ट डालेंगे। एंटी एंडोटॉक्सिन जो इफेक्ट होता है, एंटी एंडोटॉक्सिन जो इफेक्ट है, एंटी एंडोटॉक्सिन इफेक्ट का मतलब ये है कि इन्फेक्शन के अंदर अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एंटी एंडोटॉक्सिन इफेक्ट यहाँ पे ये रहेगा कि जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसको क्या करेगा, ये उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स फॉर डीआईसी, अगर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में प्रोफाइलेक्टिक जो ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा हेपेरिन यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा हेपेरिन के साथ साथ हम यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, या फिर पूरा वूल ब्लड कंटेंट चढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, वो पूरा वूल ब्लड यूनिट भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर सेप्टिक शॉक जो है अगर हमें और फर्दर कंडीशंस जैसे कि सेप्टिक अबॉर्शन हो गया, पर्पुरल सेप्सिस हो गया, ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी हमें जो है वो सेप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है, जो कि एक तरीके से अनरेस्पॉन्सिव रहता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म करवानी पड़ेगी। इसके अंदर पूरा यूट्रस वगैरह और जो भी पार्ट अफेक्ट हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे कि जो इन्फेक्शन हो रहा है उस वो और फर्दर ऑर्गन्स में क्या नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट, हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म करवानी पड़ेगी। तो ये था हमारा मैनेजमेंट किसका, सेप्टिक शॉक का। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने
ऑब्स्टेट्रिकल शोक में डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी। क्लासिफिकेशन में 4 क्लासिफिकेशन, हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, और उसके अलावा हाइपोवोलेमिक शोक के बारे में देखा, कार्डियोजेनिक शोक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक शोक, उसके हाइपोवोलेमिक शोक के मैनेजमेंट के बारे में देखा, जिसमें कि मेंटेन द एयरवे, रिप्लेस फ्लूइड, अवॉइड वार्मथ, कंट्रोल ऑफ हेमरेज, और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में किस तरीके से रखेंगे मदर को, वो यहाँ पे हमने देखा। और सेप्टिक शोक के अंदर जो है क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, मेंटेनेंस ऑफ बीपी को मेंटेन करेंगे आइनोट्रोपिक एजेंट और वेजोडाइलेटर ड्रग्स के द्वारा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यहाँ पे दी जाएंगी जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं तक कम करेगी। और प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, अगर डीआईसी की अगर अपन बात करें तो डीआईसी की अगर कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में हिपेरिन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और वूल ब्लड यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। और अगर सेप्टिक शोक की कंडीशन और ज्यादा बढ़ गई है, अबॉर्शन और पर्पियल सेप्सिस की कंडीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में यूट्रस वगैरह क्या रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हिस्टेरेक्टमी हमें यहाँ पे क्या करवानी पड़ेगी, परफॉर्म करवानी पड़ेगी, हिस्टेरेक्टमी करनी ही पड़ेगी, पूरा यूट्रस वगैरह रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था शोक, ऑब्स्टेट्रिकल शोक, जिसमें हमने सारा मैनेजमेंट और इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हुआ है। इसमें जो भी कंटेंट मैंने डाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।